प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्रीय सचिवालय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय सचिवालय आपके बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का टॉपिक है और एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर का भी टॉपिक है। तो यह टॉपिक दोनों ही क्लासेस के लिए यूजफुल है। दोनों ही क्लासेज में इसे पढ़ाया जाता है। केंद्रीय सचिवालय केंद्र के स्तर पर गठित किया जाता है और राज्य सचिवालय राज्यों में गठित किए जाते हैं। हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार अपने इन तीन अंगों के माध्यम से राज्य के दायित्वों को पूरा करती है। तो सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और हम मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति इन सभी को सम्मिलित करते हैं और जो प्रशासन है संपूर्ण वो भी इसी में सम्मिलित होता है। तो केंद्रीय सचिवालय हमारी कार्यपालिका से ही संबंधित है। सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक मंत्रालय और विभाग गठित करती है। सरकार के अंतर्गत अनेक मंत्रालय और विभाग विद्यमान हैं और इन्हीं मंत्रालयों के माध्यम से सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती है। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ये हमने देखा, किंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल को परामर्श देने के लिए 2 प्रकार के स्टाफ अभिकरण हैं, मंत्रिमंडल समितियां और सचिवालय। सचिवालय भी 3 प्रकार के हैं, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय। भारत में मंत्रालयों की संरचना 3 स्तर पर की जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समझाया था, उसमें मैंने केंद्रीय स्तर पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था है इसका विवरण दिया था। 3 स्तर पर किसी भी मंत्रालय की संरचना होती है, जिसमें उस मंत्रालय का अध्यक्ष मंत्री होता है जो कि राजनीतिक पदाधिकारी होता है, कैबिनेट स्तर का होता है। उसके अधीन या उसके साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। ये सब भी राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं। तो इन राजनीतिक पदाधिकारियों की सहायता के लिए मंत्री और उसके जो सहयोगी अन्य मंत्री हैं, उनकी सहायता के लिए हर मंत्रालय में अपना एक सचिवालय और उसका कार्यालय होता है, जहाँ सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सचिव होता है। ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसकी सहायता के लिए अनेक संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं और इसके अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग होता है। उसी प्रकार से उसी मंत्रालय का अपना एक निदेशालय होता है, जिसे हम कार्यपालक संगठन भी कहते हैं और जिसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। मंत्री लेवल पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। सचिवालय लेवल पर नीति निर्माण में मंत्री की सहायता की जाती है और निदेशालय लेवल पर नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार से एक मंत्रालय अपना कार्य करता है। लेकिन जो केंद्रीय सचिवालय है, उसमें हर एक मंत्रालय का अपना एक ऑफिस है, इसीलिए हम इसे सचिवों का घर भी कहते हैं। यानी कि जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो उस शिक्षा मंत्री का ऑफिस, शिक्षा सचिवालय का ऑफिस, शिक्षा निदेशालय का ऑफिस होगा मेन। उसी तरह से रेलवे मंत्रालय है या स्वास्थ्य मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। तो इस तरह से जितने भी हमारे सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब के ऑफिस केंद्रीय सचिवालय में गठित है। या हम कह सकते हैं कि सरकार का समस्त संचालन केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही किया जाता है। मंत्रियों और
जो उनके सहयोगी हैं उन सबको नीति निर्माण के कार्यों में सहयोग प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से सचिवालय ही करता है। केंद्रीय सचिवालय ब्रिटिश शासनकाल की देन है। ब्रिटिश काल में भारत में प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की गई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। राजस्व और वित्त विभाग को मिलाकर एक विभाग बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने केंद्रीय सचिवालय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने महामंत्री के पद का सृजन किया, जिसे हम बाद में प्रमुख सचिव कहने लगे। डॉल वेलेजली ने सचिव की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया। इस तरह से ये ब्रिटिश काल में केंद्रीय सचिवालय के बारे में अनेक सुधार और विकास होते रहे हैं। यूँ मान के चल रहे हैं हम कि केंद्रीय सचिवालय का विकास ही ब्रिटिश शासनकाल की देन है और उसी प्रवृत्ति पर आज भी केंद्रीय सचिवालय कार्य करता आ रहा है। आज भी सचिवालय के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं वो उनका जो प्रभाव और प्रभुत्व है वो आज भी कायम है। उनके पद की गरिमा आज भी कायम है। शाब्दिक अर्थ में हम केंद्रीय सचिवालय को इस तरह समझ सकते हैं कि सचिवालय सचिवों का कार्यालय होता है, जहाँ मंत्रियों को प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता एवं परामर्श दिया जाता है। प्रशासनिक सचिवों को मंत्रियों के अधीन कार्य करना होता है। ये हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है, इसलिए हमने प्रशासनिक अधिकारी या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जनता द्वारा चुने गए राजनेताओं, जो कि बाद में मंत्री बनते हैं, उनके अधीन रखा गया है। तो जो समस्त प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे राजनीतिक पदाधिकारियों के अधीन रह के कार्य करते हैं। उन्हें मंत्रियों के अधीन रह के काम करना होता है। केंद्र सरकार के 3 आवश्यक घटक मंत्री, सचिव और कार्यपालक प्रमुख, जिसके बारे में मैंने बताया। मंत्री एवं सचिव सचिवालय के अभिन्न अंग हैं और केंद्रीय सचिवालय प्रशासकीय संगठन का एक मस्तिष्क की भांति कार्य करता है, जहां सरकार के सभी कार्यक्रम क्रियाकलाप होते रहते हैं। केंद्रीय सचिवालय का संगठन। केंद्रीय सचिवालय अपने आप में कोई एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, केंद्रीय सचिवालय एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंतर्गत हमारे केंद्रीय स्तर के समस्त मंत्रालयों के कार्यालय हैं और उनके सचिवालय हैं, जहाँ पर बैठकर मंत्रीगण नीतियाँ बनाते हैं और पॉलिसीज़ प्लानिंग करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और उनको इस कार्य में हेल्प करने के लिए हर एक मंत्रालय का अपना एक सचिवालय भी है। तो हम कह सकते हैं कि अभी मान लीजिए वर्तमान में 35 या 37 मंत्रालय हैं, तो उतने ही उनके सचिवालय भी हैं। तो एक सभी मंत्रालयों का एक कॉमन घर केंद्रीय सचिवालय कहलाता है और इनकी संख्या हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है, कोई निश्चित नहीं है। कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है मंत्रालयों की। तो हम इसके संगठन को इस तरह से देख सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय में एक मंत्रालय होगा, उसका अध्यक्ष मंत्री, फिर उसका अपना एक विभाग है, प्रशासनिक अध्यक्ष इनका सचिव होता है, विभाग उप विभागों में बटा होता है और उप विभाग प्रभागों में, प्रभाग शाखाओं में बटी रहती है और शाखाएं अनुभाग में बटी रहती हैं। तो मंत्रालय या विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री हुआ और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव या शासन सचिव हुआ। जैसे कि वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्री और वित्त सचिव हो गया। ऐसे जो विभाग के उप विभाग है उसमें 1 या 2 संयुक्त सचिव होते हैं। इस तरह से सभी मंत्रालयों के पदाधिकारी इसी पदसोपान ढंग से रहते हैं। केंद्रीय सचिवालय में 2 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ वर्ग। अधिकारी वर्ग में सचिव, संयुक्त या अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि होते हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक
उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, टाइपिस्ट आदि होते हैं। सचिवालय में सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो उस विभाग के सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। वो मंत्री के सचिव के रूप में कार्य करता है। मंत्री, उसका प्रमुख दायित्व है कि वो मंत्री को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराए, समस्त प्रकार की सूचनाएं, तथ्य मंत्री तक पहुंचाएं और अपने विभाग का प्रशासन भी उसे चलाना है, देखना है, उस पर निरंतर निरीक्षण रखना होता है और संसद की जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसके समक्ष अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करना। तो इस प्रकार जो सचिव है सचिवालय का, वो समन्वयकर्ता, नीति परामर्शदाता, समीक्षाकर्ता और मूल्यांकनकर्ता, इनकी भूमिकाओं को निभाता है। सचिव की सहायता के लिए प्रत्येक सचिवालय में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों की नियुक्ति। केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों की भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणियों में से कार्यकाल पद्धति या टेन्योर सिस्टम के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका प्रारंभ 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1957 में केंद्रीय सचिवालय के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना प्रारंभ की गई थी। तो हमें देख रहे हैं कि जो केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी हैं वो उनकी नियुक्ति एक वर्तमान में हम स्टाफिंग योजना के अंतर्गत होती है और इस योजना के अंतर्गत जो केंद्रीय सचिवालय के वरिष्ठ पद हैं उन्हें हम राज्यों की अखिल भारतीय सेवाओं से राज्य सिविल सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के कार्यकाल पद्धति के आधार पर लेते हैं। एक टेन्योर सिस्टम होता है कार्यकाल पद्धति, उसके उस कार्यकाल पद्धति के आधार पर हम इन्हें लेते हैं। केंद्रीय सेवा क से तथा सार्वजनिक उद्यमों से कार्य करने वाले उच्च श्रेणी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यकाल पद्धति के आधार पर केंद्रीय सचिवालय में लिया जाता है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें भी हम इनके अंतर्गत लेते हैं। राज्य सिविल सेवा के अधिकारी जिनका नाम विशेष चयन सूची में होता है उसे लिया जाता है। राज्य सिविल सेवा के कुछ अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भी लिया जाता है। जो केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी हैं, उप सचिव, अवर सचिव, निदेशक आदि और उनके ऊपर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति का जो कार्यकाल है वो 3 से 5 वर्ष का होता है और केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्तियों के सभी पदों को भरने के लिए वरिष्ठ चयन मंडल और केंद्रीय स्थापना मंडल से परामर्श लिया जाता है। इस तरह से एक कार्यकाल पद्धति के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों को लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हर एक सचिवालय का अपना एक कार्यालय होता है। उस कार्यालय का स्टाफ कार्मिक वर्ग होता है जिसे केंद्रीय सचिवालय सेवा से और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा से लिया जाता है। इस कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि अनेक स्टेनोग्राफर, सहायक आदि अनेक कर्मचारी होते हैं। अवर सचिव को भी कार्यालय स्टाफ में ही गिना जाता है क्योंकि जो ये केंद्रीय सचिवालय सेवा से जो अनुभाग अधिकारी होते हैं उनके पद पर प्रमोशन के द्वारा अवर सचिव बनाए जाते हैं और कोई भी कागज जो सचिवालय में आता है उसका प्रारंभ अवर सचिव से ही होता है। तो इस तरह से केंद्रीय सचिवालय में अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग मिलकर कार्य करते हैं। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत हमने ये देखा कि इसका जो मुख्य कार्य है वो मंत्रालय या विभाग के जो अधिकारी हैं उस मंत्री लेवल के व्यक्ति तक अपने परामर्श को उपलब्ध कराना होता है।
जो नीतियाँ बनाई जाती है उसमें पूर्ण सहयोग देना होता है। उन्हें आवश्यक जानकारी, सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े सब मंत्री को उपलब्ध कराने होते हैं और इनके आधार पर मंत्री अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय सचिवालय का गठन होता है, जिसमें हर मंत्रालय का अपना एक ऑफिस है और उसका अपना सचिवालय होता है, जिसमें अनेक अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। और इन सब के ऑफिस जिस बिल्डिंग में है उसका नाम है केंद्रीय सचिवालय। ये केंद्रीय सचिवालय का संगठन आज हमने देखा। इसके पश्चात हम इसे देखेंगे कि केंद्रीय सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।